चैप्टर 7 जब खून ने बताया। वानरों का टार्जन निराश था। उसने जर्मन जासूस बर्था किर्चर को अपने वश में कर लिया था और उसे बिना किसी चोट के छोड़ दिया था। ये सच है कि उसने हाउप्टमैन फ्रिट्ज शनाइडर को मार डाला था कि अंडरलेफ्टिनेंट वॉन गॉस की मौत उसके हाथों हुई थी और उसने जर्मन कंपनी के लोगों से बदला लिया था जिन्होंने वजीरी देश में टार्जन के बंगले पर हत्या, लूटपाट और बलात्कार किया था। अभी भी एक और अधिकारी का पता लगाना बाकी था, लेकिन वो उसे नहीं पा सका। वो लेफ्टिनेंट ओबरगेट्स को अभी भी खोज रहा था, हालांकि व्यर्थ, क्योंकि आखिरकार उसे पता चला कि उस आदमी को किसी विशेष मिशन पर भेजा गया था, चाहे वह अफ्रीका में हो या वापस यूरोप में। टार्जन के मुखबिर को या तो पता नहीं था या वह बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये तथ्य कि उसने अपनी भावनाओं को अपने हाथ पर हावी होने दिया, जबकि वह उस रात विल्हेल्मस्टल के होटल में बर्था किर्चर को आसानी से रास्ते से हटा सकता था, बंदर आदमी के सीने में चुभ रहा था। वह अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा था, और जब उसने वह कागज ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ को सौंपा जो उसने उसे दिया था, भले ही उसमें दी गई जानकारी ने ब्रिटिशों को जर्मन फ्लैंक हमले को विफल करने की अनुमति दी थी, फिर भी वह खुद से बहुत असंतुष्ट था। और संभवतः इस असंतोष की जड़ इस तथ्य में निहित थी कि उसे एहसास हुआ कि अगर उसे फिर से वही अवसर मिले तो भी उसके लिए एक महिला की हत्या करना उतना ही असंभव होगा जितना कि उस रात विल्हेल्मस्टल में था। टार्जन ने अपनी इस कमजोरी के लिए सभ्यता के स्त्रीलिंग प्रभावों के साथ अपने जुड़ाव को दोषी ठहराया, क्योंकि अपने जंगली दिल की गहराई में वह सभ्यता और उसके प्रतिनिधियों, दुनिया के सभ्य देशों के पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति घृणा रखता था। वो हमेशा उनकी कमजोरियों, उनकी बुराइयों, उनके पाखंडों और उनकी छोटी छोटी घमंडों की तुलना अपने क्रूर जंगल के साथियों के खुले, आदिम तरीकों से करता था, और इस दौरान उसके उसी बड़े दिल में इन ताकतों के साथ एक और शक्तिशाली ताकत से संघर्ष होता था, सभ्य दुनिया के अपने दोस्तों के लिए टार्जन का प्यार और वफादारी। जंगली जानवरों के बीच जंगली जानवरों द्वारा पाला गया बंदर आदमी दोस्त बनाने में धीमा था। उसके सैकड़ों परिचित थे, लेकिन उसके दोस्त बहुत कम थे। इन कुछ लोगों के लिए वह मर सकता था, क्योंकि निस्संदेह वे उसके लिए मर सकते थे, लेकिन पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश सेना के साथ लड़ने वाले इनमें से कोई भी नहीं था, और इसलिए मनुष्य को क्रूर और अमानवीय युद्ध लड़ते हुए देखकर बीमार और निराश होकर टार्जन ने अपने युवावस्था के सुदूर जंगल की आग्रहपूर्ण पुकार पर ध्यान देने का फैसला किया, क्योंकि जर्मन अब भाग रहे थे और पूर्वी अफ्रीका में युद्ध लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उसे एहसास हुआ कि उसकी आगे की सेवाएं नगण्य मूल्य की होंगी। राजा की सेवा में कभी भी नियमित रूप से शपथ नहीं लेने के कारण, अब नैतिक दायित्व समाप्त हो जाने के कारण उन पर वहां बने रहने का कोई दायित्व नहीं था, और इसी प्रकार वे ब्रिटिश शिविर से उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए जैसे वे कुछ महीने पहले दिखाई दिए थे। टार्जन एक से अधिक बार आदिम जीवन में लौटा था, लेकिन अपनी साथी के प्रति प्रेम के कारण पुनः सभ्यता में लौट आया था, लेकिन अब जब वह चली गई थी तो उसे लगा कि इस बार वह निश्चित रूप से मनुष्य के निवास से हमेशा के लिए दूर चला गया है, और उसे जानवरों के बीच एक जानवर के रूप में जीना और मरना चाहिए, जैसा कि वह बचपन से वयस्कता तक रहा था। उसके और उसके गंतव्य के बीच अछूते आदिम जंगलीपन का एक पथहीन जंगल था, जहां निस्संदेह कई स्थानों पर उसका पहला मानव पैर कुंवारी घास को छूता हुआ होगा। नहीं, इस संभावना ने तारमंगनी को निराश किया, बल्कि यह एक आग्रह और एक प्रलोभन था, क्योंकि उसकी नसों में रक्त की वह महान धारा प्रवाहित थी जिसने पृथ्वी की अधिकांश सतह को मनुष्य के रहने योग्य बनाया है। भोजन और पानी का सवाल, जो इस तरह के भ्रमण पर विचार करने वाले एक साधारण व्यक्ति के मन में सबसे महत्वपूर्ण होता, टार्जन को ज्यादा चिंता नहीं थी। जंगल उसका प्राकृतिक आवास था और लकड़ी का काम उसके लिए उतना ही स्वाभाविक था जितना कि सांस लेना। दूसरे जंगली जानवरों की तरह वह बहुत दूर से पानी की गंध सूंघ सकता था, और जहां आप या मैं प्यास से मर सकते थे, वहां बंदर आदमी बिना किसी गलती के उस सटीक स्थान का चयन कर लेता था जहां खुदाई करके पानी ढूंढना होता था। कई दिनों तक टार्जन ने शिकार और जलमार्गों से समृद्ध एक देश में यात्रा की। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, शिकार करता और मछली पकड़ता, या फिर जंगल के अन्य जंगली निवासियों के साथ दोस्ती करता या झगड़ता। अब ये छोटा मनु बंदर था,
जो शक्तिशाली तरमांगनी पर चिल्लाता और डांटता था और अगले ही पल उसे चेतावनी देता था कि हिस्सा सांप बस आगे लंबी घास में कुंडली मारे बैठा है। मनु से टार्ज़न ने महान वानरों मंगनी के बारे में पूछा और उसे बताया गया कि जंगल के इस हिस्से में बहुत कम वानरों का निवास है और यह कि वे भी साल के इस मौसम में उत्तर की ओर शिकार कर रहे हैं। लेकिन बोलगानी तो है ही, मनु ने कहा। क्या तुम बोलगानी देखना चाहोगे? मनु की आवाज में व्यंग्य था और टार्ज़न जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटे मनु को लगता था कि सभी प्राणी शक्तिशाली बोलगानी गोरिल्ला से डरते हैं। टार्ज़न ने अपनी बड़ी छाती को ऊपर उठाया और मुट्ठी से उस पर वार किया। मैं टार्ज़न हूँ, वह चिल्लाया। जब टार्ज़न अभी बालू था तब उसने एक बोलगानी को मार डाला था। टार्ज़न मंगनी को खोजता है जो उसके भाई हैं, लेकिन वह बोलगानी को नहीं खोजता, इसलिए बोलगानी को टार्ज़न के रास्ते से दूर रहना चाहिए। छोटा मनु बंदर बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि जंगल का तरीका है शेखी बघारना और विश्वास करना। तभी उसने टार्ज़न को मंगनी के बारे में और बताने की हिम्मत की। वे वहाँ और वहाँ जाते हैं, उसने कहा, भूरे रंग के हाथ से पहले उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण की ओर एक विस्तृत स्वीप बनाते हुए। क्योंकि वहाँ, और उसने पश्चिम की ओर इशारा किया, बहुत शिकार होता है, लेकिन बीच में एक बड़ी जगह है जहाँ न तो भोजन है और न ही पानी, इसलिए उन्हें उस तरफ जाना चाहिए। और फिर से उसने अपना हाथ आधे घेरे में घुमाया जिसने टार्ज़न को समझाया कि वानरों ने पश्चिम में अपने शिकार के मैदान में आने के लिए बहुत बड़ा चक्कर लगाया था। यह मंगनी के लिए ठीक था, जो आलसी हैं और तेजी से चलने की परवाह नहीं करते, लेकिन टार्ज़न के लिए सीधी सड़क सबसे अच्छी होगी। वह शुष्क देश को पार करके 1/3 समय में अच्छे शिकार पर पहुंच जाएगा, जो उत्तर की ओर दूर जाने और फिर से वापस आने में लगेगा। और इसलिए वह पश्चिम की ओर बढ़ता रहा और कम ऊंचाई वाले पहाड़ों की एक श्रृंखला को पार करते हुए एक विस्तृत पठार के सामने आया, जो चट्टानों से भरा और उजाड़ था। दूर दूर तक उसे पहाड़ों की एक और श्रृंखला दिखाई दी, जिसके आगे उसे लगा कि मंगनी का शिकारगाह होगा। वहां वो उनसे मिल जाएगा और कुछ देर रुकने से पहले तट और उस छोटे से केबिन की ओर बढ़ जाएगा, जिसे उसके पिता ने जंगल के किनारे भूमि से घिरे बंदरगाह के पास बनाया था। टार्ज़न के पास बहुत सारी योजनाएं थीं। वह अपने जन्म स्थान के केबिन का पुनर्निर्माण और विस्तार करेगा, भंडारण गृह बनाएगा जहां वह वानरों को भोजन रखने के लिए कहेगा जब समय की कमी हो, ऐसा काम जो किसी भी वानरों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जनजाति हमेशा इलाके में रहेगी और वह फिर से राजा बन जाएगा जैसा कि वह पहले था। वह उन्हें कुछ बेहतर चीजें सिखाने की कोशिश करेगा जो उसने मनुष्य से सीखी थी। फिर भी वानरों के दिमाग को टार्ज़न की तरह जानने के कारण उसे डर था कि उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। वानर मानव ने पाया कि जिस देश को वह पार कर रहा था, वह अत्यंत कठिन था, सबसे कठिन जो उसने कभी देखा था। पठार लगातार घाटियों से कटा हुआ था, जिसके पार जाने में अक्सर घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। वनस्पति विरल थी और उसका रंग फीका भूरा था, जो पूरे परिदृश्य को सबसे निराशाजनक रूप प्रदान करता था। जहां तक नजर जाती थी, हर दिशा में बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थीं, जो हर कदम पर उसके चारों ओर बादलों की तरह उठती अगोचर धूल में आंशिक रूप से दबी हुई थीं। बादल रहित आकाश से सूरज बेरहमी से बरस रहा था। टार्ज़न ने एक दिन इस घृणित भूमि पर मेहनत की और सूरज ढलने के साथ ही पश्चिम की ओर दूर दूर तक फैले पहाड़ सुबह के समय से ज्यादा नजदीक नहीं लग रहे थे। बंदर आदमी ने कभी भी जीवित प्राणी का कोई चिन्ह नहीं देखा था, सिवाय इस काग के, जो एक अशुभ पक्षी था, जो तब से उसका लगातार पीछा कर रहा था जब से वह इस सूखे बंजर भूमि में आया था। किसी भी छोटे से छोटे भरिंग ने जो खाया हो, इस बात का सबूत नहीं दिया कि यहाँ किसी तरह का जीवन है, और यह भूखा प्यासा टार्ज़न था जो शाम को आराम करने के लिए लेट गया। उसने अब रात की ठंडक में आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शक्तिशाली टार्ज़न की भी अपनी सीमाएं थीं और जहां भोजन नहीं था, वहां कोई खा नहीं सकता था, और जहां पानी नहीं था, वहां दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का काम भी नहीं पा सकता था। अपने प्यारे अफ्रीका में इतना बंजर और भयानक देश पाना टार्ज़न के लिए बिल्कुल नया अनुभव था।
यहाँ तक कि सहारा में भी मरुद्यान थे, लेकिन इस भयावह दुनिया में 1 वर्ग फुट भी मेहमाननवाज जमीन होने का कोई संकेत नहीं था। हालांकि उसे कोई संदेह नहीं था, लेकिन वो उस अद्भुत देश में आगे बढ़ेगा जिसके बारे में नन्हे मनु ने उसे बताया था। हालांकि यह निश्चित था कि वह सूखी त्वचा और खाली पेट के साथ वहां जाएगा, और इसलिए वह दिन के उजाले तक लड़ता रहा। जब उसे फिर से आराम की जरूरत महसूस हुई, वो उन भयानक घाटियों में से एक के किनारे पर था, 8वीं, जिसे उसने पार किया था, जिसकी खड़ी ढलानें भोजन और पानी से अच्छी तरह से मजबूत एक अथक आदमी की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देती। और पहली बार जब उसने खाई में नीचे देखा और फिर उस विपरीत दिशा को देखा जिसे उसे चढ़ना था, तो उसके मन में संदेह पैदा होने लगे। उसे मृत्यु का भय नहीं था, अपने मारे गए साथी की स्मृति अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। वह लगभग मृत्यु को आमंत्रित करने के लिए तैयार था, फिर भी उसके भीतर आत्मसंरक्षण की आदिम प्रवृत्ति प्रबल थी, जीवन की वह संघर्षशील शक्ति जो उसे महान रीपर के विरुद्ध तब तक सक्रिय प्रतियोगी बनाए रखेगी, जब तक कि अंत तक लड़ते हुए वह किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित न हो जाए। उसके बगल में एक छाया धीरे धीरे जमीन पर घूम रही थी, और ऊपर देखते हुए बंदर आदमी ने स्का गिद्ध को उसके ऊपर एक विस्तृत चक्र में घूमते हुए देखा। बुराई के भयावह और लगातार अग्रदूत ने आदमी को नए सिरे से दृढ़ संकल्प के लिए जगाया। वह उठा और घाटी के किनारे पर पहुंचा, और फिर चक्कर लगाते हुए अपना चेहरा शिकारी पक्षी की ओर ऊपर की ओर करके उसने बैल बंदर की चुनौती को आगे बढ़ाया। मैं टार्जन हूँ, वह चिल्लाया, जंगल का राजा। वानरों का टार्जन स्का के लिए नहीं है, वह सड़ा हुआ मांस खाता है। डांगों की मांद में वापस जाओ और लकड़बग घों के बचे हुए मांस को खाओ, क्योंकि टार्जन स्का के लिए इस मौत के खाली जंगल में कोई हड्डी नहीं छोड़ेगा। लेकिन घाटी की तलहटी में पहुंचने से पहले ही उसे फिर से एहसास हुआ कि उसकी महान शक्ति क्षीण हो रही है, और जब वह थककर चट्टान के नीचे गिरा और उसने अपने सामने वह दीवार देखी जिसे चढ़ना था, तो उसने अपने लड़ने वाले दांत दिखाए और गुर्राया। 1 घंटे तक वह चट्टान के नीचे ठंडी छाया में आराम करता रहा। उसके चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, कब्र जैसा सन्नाटा। कोई फड़फड़ाते पक्षी, कोई गुनगुनाते कीड़े, कोई भागते हुए सरीसृप मौत जैसी शांति को दूर नहीं कर रहे थे। ये वास्तव में मौत की घाटी थी। उसने महसूस किया कि उस भयानक जगह का निराशाजनक प्रभाव उस पर हावी हो रहा है, लेकिन वह लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, खुद को एक बड़े शेर की तरह हिलाते हुए, क्योंकि क्या वह अभी भी टार्जन नहीं था, वानरों का शक्तिशाली टार्जन। हाँ, और टार्जन वह शक्तिशाली था जब तक कि उस जंगली दिल की आखिरी धड़कन नहीं आ जाती। जैसे ही वह घाटी की तलहटी को पार कर रहा था, उसने उस दीवार के पास कुछ पड़ा हुआ देखा, जिसके पास वह जा रहा था, कुछ ऐसा जो चारों ओर के सभी दृश्यों से अलग दिखाई दे रहा था, और फिर भी वह उस उदास दृश्य का इतना अभिन्न प्रतीत हो रहा था कि मानो एक सुसज्जित मंच के बीच एक अभिनेता मौजूद हो, और मानो रूपक को साकार करने के लिए ज्वलंत कुडू की निर्दयी किरणें पूर्वी चट्टान के ऊपर चमक रही थीं, और एक विशाल स्पॉटलाइट की तरह पश्चिमी दीवार के नीचे पड़ी हुई चीज को उजागर कर रही थीं। और जब टार्जन निकट आया, तो उसने एक मानव की सफेद खोपड़ी और हड्डियों को देखा, जिसके चारों ओर कपड़ों और उपकरणों के अवशेष थे। जब उसने उनका निरीक्षण किया, तो कपी मानव में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कुछ समय के लिए वह अपनी दुर्दशा को भूल गया और बहुत समय पहले हुई त्रासदी के इन मूक साक्ष्यों द्वारा सुझाई गई उल्लेखनीय कहानी पर विचार करने लगा। हड्डियां सुरक्षित अवस्था में थीं और उनकी अक्षुण्णता से संकेत मिलता था कि मांस को गिद्धों ने नोच लिया होगा, क्योंकि कोई भी टूटी हुई नहीं थी, लेकिन उपकरण के टुकड़ों से पता चलता था कि वे बहुत पुरानी थीं। इस संरक्षित स्थान पर जहां कोई ठंड नहीं थी और जाहिर तौर पर बहुत कम बारिश होती थी, हड्डियां बिना विघटित हुए सदियों तक पड़ी रह सकती थीं, क्योंकि यहाँ उन्हें बिखेरने या उन्हें हिलाने वाली कोई अन्य ताकत नहीं थी। कंकाल के पास पीतल का बना एक हेलमेट और स्टील का जंग लगा हुआ कवच पड़ा था, जबकि एक तरफ म्यान में एक लंबी सीधी तलवार और एक पुराना हॉकबस था। हड्डियां एक बड़े आदमी की थीं, एक अद्भुत ताकत और जीवन शक्ति वाला आदमी। टार्जन जानता था कि वह इतना भारी लेकिन साथ ही साथ बेकार हथियारों के साथ अफ्रीका के खतरों से इतनी दूर तक घुसने वाला जरूर होगा।
वानर मानव को बीते दिनों के इस अनाम साहसी के प्रति गहरी प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। वो कितना क्रूर व्यक्ति रहा होगा और युद्ध की कितनी शानदार कहानी और भाग्य के बहुरूपादर्शक उतार चढ़ाव कभी उस सफ़ेद खोपड़ी में बंद रहे होंगे। टार्ज़न ने हड्डियों के आसपास पड़े कपड़ों के टुकड़ों को देखने के लिए झुककर देखा। चमड़े का हर कण गायब हो गया था, निस्संदेह स्का ने उसे खा लिया था। अगर उस आदमी ने जूते पहने थे तो कोई बूट नहीं बचा था, लेकिन कई बकल बिखरे हुए थे जो ये सुझाव देते थे कि उसके पहनावे का एक बड़ा हिस्सा चमड़े का था, जबकि एक हाथ की हड्डियों के ठीक नीचे लगभग 8 इंच लंबा और 2 इंच व्यास का एक धातु का सिलेंडर पड़ा था। जब टार्ज़न ने उसे उठाया तो उसने देखा कि उस पर काफ़ी ज़्यादा रंग रोगन किया गया था और समय के मामूली नुकसानों को भी उसने इतनी अच्छी तरह से झेला था कि आज भी वो उतनी ही अच्छी तरह से सुरक्षित है जितनी कि शायद सदियों पहले जब उसका मालिक अपनी आखिरी लंबी नींद में सो गया था। जब उसने इसकी जांच की तो उसने पाया कि एक छोर घर्षण आवरण से बंद था जिसे थोड़े से घुमाव से जल्दी ही ढीला करके हटा दिया गया, जिसके अंदर चर्मपत्र का एक रोल दिखाई दिया जिसे वानर आदमी ने खोला और उसमें कई पुराने पीले पन्ने थे जिन पर बारीक हाथ से एक ऐसी भाषा में लिखा था जिसे उसने स्पेनिश भाषा समझी लेकिन वह समझ नहीं पाया। आखिरी पन्ने पर एक नक्शा था जिस पर कई संदर्भ बिंदु अंकित थे जो टार्ज़न के लिए समझ से परे थे। उसने कागजों की एक संक्षिप्त जांच के बाद उन्हें उनके धातु के डिब्बे में वापस रख दिया, ऊपरी हिस्सा बदल दिया और छोटे सिलेंडर को उसके पूर्व मालिक के मूक अवशेषों के पास जमीन पर फेंकने ही वाला था कि किसी जिज्ञासा की अतृप्त सनक ने उसे अपने तीरों के साथ तरकश में डालने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ऐसा करते समय उसने ये भयावह विचार किया कि संभवतः सदियों बाद ये फिर से मनुष्य को उसकी अपनी सफ़ेद हड्डियों के पास दिखाई देगा। और फिर उस पुराने कंकाल पर एक नज़र डालते हुए वह घाटी की पश्चिमी दीवार पर चढ़ने के काम में लग गया। धीरे धीरे और कई बार आराम करते हुए उसने अपने कमज़ोर शरीर को ऊपर की ओर खींचा। बार बार वह थकावट के कारण पीछे की ओर फिसल जाता और घाटी की तलहटी में गिर जाता, लेकिन संयोग से नहीं। उसे उस भयावह दीवार पर चढ़ने में कितना समय लगा ये वह नहीं बता सकता था, और जब वह आखिरकार खुद को ऊपर खींचता हुआ पहुंचा तो वह कमज़ोर और हौंफता हुआ पड़ा था, इतना थका हुआ कि वह उठ भी नहीं सकता था या खाई के खतरनाक किनारे से कुछ इंच आगे भी नहीं बढ़ सकता था। अंत में वह बहुत धीरे धीरे और स्पष्ट प्रयास के साथ पहले अपने घुटनों को पकड़ता है और फिर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता है। फिर भी उसकी अदम्य इच्छाशक्ति उसके कंधों के अचानक सीधे होने और उसके सिर के दृढ़ संकल्प से प्रमाणित होती है, क्योंकि वह अपने अस्थिर पैरों पर आगे की ओर झुकता है और जीवित रहने के लिए अपनी बहादुरी भरी लड़ाई शुरू करता है। आगे वह किसी अन्य घाटी के संकेत के लिए खुरदरे परिदृश्य को स्कैन करता है जिसके बारे में उसे पता था कि वह अपरिहार्य विनाश का कारण बनेगी। पश्चिमी पहाड़ियां अब करीब आ गई थीं, हालांकि अजीब तरह से अवास्तविक थीं क्योंकि वे सूरज की रोशनी में नाचती हुई लग रही थीं, जैसे कि उस समय अपनी निकटता का मजाक उड़ा रही हों जब थकावट उन्हें हमेशा के लिए अप्राप्य बनाने वाली थी। वह जानता था कि उनके पीछे उपजाऊ शिकारगाहें होंगी जिनके बारे में मनु ने बताया था। अगर कोई घाटी बीच में नहीं आती तो भी उसके लिए निचली पहाड़ियों को पार करना मुश्किल लगता था अगर वह उनके आधार तक पहुंचने का सौभाग्य पाता, लेकिन एक और घाटी के साथ उम्मीद खत्म हो जाती। उनके ऊपर स्का अभी भी चक्कर लगा रहा था और ये बंदर आदमी को लग रहा था कि अशुभ पक्षी लगातार नीचे की ओर मंडरा रहा था, जैसे कि उस कमजोर चाल में अंत के करीब होने का अनुमान लगा रहा हो। और फटे होठों से टार्ज़न ने अपनी अवज्ञा व्यक्त की। मील दर मील वानरों का टार्ज़न धीरे धीरे पीछे चला गया, सिर्फ इच्छाशक्ति के बल पर, जहां एक कमतर व्यक्ति मर जाता और हमेशा के लिए थकी हुई मांसपेशियों को आराम देता, जिनकी हर हरकत एक पीड़ादायक प्रयास थी, लेकिन आखिरकार उसकी प्रगति व्यावहारिक रूप से यांत्रिक हो गई। वह एक चकित मन के साथ लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था जो एक ही आग्रह पर सुन्न होकर प्रतिक्रिया करता था, आगे आगे आगे। पहाड़ियां अब सिर्फ एक धुंधली अस्पष्ट धुंध थीं। कभी कभी वह भूल जाता था कि वे पहाड़ियां हैं और फिर वह स्पष्ट रूप से सोचता था कि उसे इन सभी यातनाओं से गुजरते हुए हमेशा के लिए क्यों आगे बढ़ना चाहिए। भागती हुई मायावी पहाड़ियां। जल्द ही वह उनसे घृणा करने लगा और उसके आधे बेहोश दिमाग में ये भ्रम पैदा हो गया कि पहाड़ियां जर्मन पहाड़ियां हैं,
कि उन्होंने उसके किसी प्रिय व्यक्ति को मार डाला है जिसे वह कभी ठीक से याद नहीं कर पाया, और कि वह उन्हें मारने के लिए पीछा कर रहा है। यह विचार बढ़ता हुआ उसे ताकत देता हुआ प्रतीत हुआ, एक नया और पुनर्जीवित करने वाला उद्देश्य, ताकि कुछ समय के लिए वह लड़खड़ाता न रहे बल्कि सिर सीधा करके स्थिर रूप से आगे बढ़ता रहे। एक बार वह लड़खड़ा कर गिर गया, और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने पाया कि वह उठ नहीं सकता। उसकी ताकत इतनी खत्म हो गई थी कि वह केवल अपने हाथों और घुटनों के बल पर कुछ गज आगे तक रेंग सकता था और फिर आराम करने के लिए फिर से नीचे गिर सकता था। यह उन थकावट भरे दिनों में से एक था जब उसने अपने ऊपर उदास पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। अपनी बची हुई ताकत के साथ उसने खुद को पीठ के बल पलटा और देखा कि स्का तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। ये दृश्य देखकर टार्ज़न का दिमाग कुछ देर के लिए शांत हो गया। क्या अंत इतना निकट है? उसने सोचा। क्या स्का को पता है कि मैं मरने के इतने करीब हूं कि वह नीचे आकर मेरे शव पर बैठने की हिम्मत कर रहा है? और फिर भी एक गंभीर मुस्कान ने उन सूजे हुए होठों को छुआ, जैसे कि जंगली दिमाग में अचानक एक विचार आया, जंगली जानवर की चालाकी। अपनी आंखें बंद करके उसने उन्हें स्का की शक्तिशाली चोंच से बचाने के लिए अपनी बाँह को उन पर फेंक दिया, और फिर वह बहुत शांत होकर लेट गया और इंतजार करने लगा। वहाँ लेटे रहना आरामदायक था, क्योंकि सूरज अब बादलों से छिप चुका था और टार्ज़न बहुत थका हुआ था। उसे डर था कि वह सो सकता है, और कुछ उसे बता रहा था कि अगर वह सो गया तो वह कभी नहीं जागेगा, और इसलिए उसने अपनी सारी बची हुई शक्तियां जागते रहने के एक ही विचार पर केंद्रित कर दीं। एक भी मांसपेशी नहीं हिली। ऊपर चक्कर लगा रही स्का को ये स्पष्ट हो गया कि अंत आ गया है, कि आखिरकार उसे अपनी लंबी जागने की सजा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए वह मरते हुए आदमी के और करीब आ गया। टार्ज़न क्यों नहीं हिला? क्या वह वाकई थकावट की नींद में डूब गया था, या स्का सही था? क्या मौत ने आखिरकार उस शक्तिशाली शरीर को अपने आगोश में ले लिया था? क्या वह महान क्रूर हृदय हमेशा के लिए शांत हो गया था? यह अकल्पनीय है। स्का संदेह से भरा हुआ सावधानी से चक्कर लगा रहा था। 2 बार वह लगभग विशाल नग्न वक्ष पर उतरा, लेकिन अचानक दूर चला गया। लेकिन तीसरी बार उसके पंजे भूरे रंग की त्वचा को छू गए। ऐसा लगा जैसे संपर्क ने एक विद्युत परिपथ को बंद कर दिया, जिसने उस शांत ढेले को तुरंत सक्रिय कर दिया जो इतने लंबे समय से गतिहीन पड़ा था। एक भूरा हाथ भूरे माथे से नीचे की ओर बढ़ा, और इससे पहले कि स्का उड़ान में पंख उठा पाता, वह अपने इच्छित शिकार के चंगुल में था। स्का ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो मरते हुए टार्ज़न के सामने भी नहीं टिक सका, और एक क्षण बाद ही बंदर आदमी के दांत शव भक्षी पर पड़ गए। मांस खुरदुरा और सख्त था, और उसमें से एक अप्रिय गंध और बुरा स्वाद आ रहा था, लेकिन ये भोजन था और खून पीने योग्य था, और टार्ज़न दिल से एक बंदर था और सौदे में एक मरता हुआ बंदर भूख और प्यास से मर रहा था। मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी वो वानर मानव अभी भी अपनी भूख पर नियंत्रण रखता था, इसलिए उसने बहुत कम खाया, बाकी बचा लिया, और फिर यह महसूस करते हुए कि अब वो सुरक्षित रूप से ऐसा कर सकता है, उसने करवट बदली और सो गया। बारिश ने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह जाग गया, और उठकर उसने अपने हाथों को कप में भरकर कीमती बूंदें पकड़ी और उन्हें अपने सूखे गले में डाल लिया। एक बार में उसे थोड़ी सी ही मिली, लेकिन यही सबसे अच्छा था। स्का के कुछ घूंट जो उसने खाए थे, खून और बारिश के पानी और नींद ने उसे बहुत तरोताजा कर दिया था और उसकी थकी हुई मांसपेशियों में नई ताकत भर दी थी। अब वह फिर से पहाड़ियों को देख सकता था, और वे करीब थीं, और हालांकि सूरज नहीं था, दुनिया उज्ज्वल और खुशनुमा दिख रही थी, क्योंकि टार्ज़न जानता था कि वह बच गया है। वह पक्षी जो उसे खा जाता, और ईश्वरीय बारिश ने उसे उस क्षण बचा लिया जब मृत्यु अपरिहार्य लग रही थी। फिर से गिद्ध स्का के बेस्वाद मांस के कुछ कौर खाकर वानर मानव अपनी पुरानी शक्ति के साथ उठा और आगे की ओर आकर्षक ढंग से बढ़ती हुई आशाजनक पहाड़ियों की ओर स्थिर चाल से चल पड़ा। उनके पहुंचने से पहले ही अंधेरा छा गया, लेकिन वह तब तक चलता रहा जब तक उसे खड़ी जमीन का एहसास नहीं हुआ जो उसके पहाड़ियों के तल पर पहुंचने की घोषणा कर रही थी, और फिर वो लेट गया और सुबह होने तक इंतजार किया जब तक कि आगे की जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता न दिखाई दे। बारिश बंद हो गई थी,
लेकिन आसमान में अभी भी बादल छाए हुए थे, इसलिए उसकी गहरी आंखें भी कुछ फीट से ज्यादा अंधेरे में नहीं जा पा रही थीं। और वहीं वह सो गया, स्का के बचे हुए हिस्से को फिर से खाने के बाद, जब तक कि सुबह का सूरज उसे नई ताकत और तंदुरुस्ती के एहसास के साथ नहीं जगा देता। और इस तरह आखिरकार वह मौत की घाटी से पहाड़ियों के बीच से निकलकर पाक जैसी खूबसूरती वाली भूमि पर आ गया, जो खेल से भरपूर थी। उसके नीचे एक गहरी घाटी थी जिसके बीच से घने जंगल की वनस्पतियां एक नदी के मार्ग को चिन्हित करती थीं, जिसके आगे मीलों तक एक आदिम जंगल फैला हुआ था और आखिरकार ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों के तल पर समाप्त हो गया। यह एक ऐसी भूमि थी जिसे टार्ज़न ने पहले कभी नहीं देखा था, और न ही यह संभव था कि किसी अन्य श्वेत व्यक्ति का पैर कभी उस पर पड़ा हो, जब तक कि संभवतः किसी लंबे समय पहले वह साहसी व्यक्ति जिसका कंकाल उसे घाटी में सफेद होता हुआ मिला था, उस पर से होकर नहीं गुजरा हो।